हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आप सबका स्वागत है मेरे YouTube चैनल न्यू हेवन क्लासेस में। और आज के इस वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं, बात करने वाले हैं यूपी बोर्ड के क्लास 11th और 12th के स्टूडेंट्स के लिए एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक सिंथेटिक्स के बारे में। सिंथेटिक्स चल रहा है। सिंथेटिक्स मैंने आपको शुरू में ही बताया था कि सिंपल, कॉम्प्लेक्स, कंपाउंड सेंटेंस पढ़ाया जाएगा आपको। सिंपल के मैंने आपको 7 रूल बताए हैं और सारे वीडियोस अपलोड हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में दी गई है, आप जाके वहां से वीडियो को देख भी सकते हैं। और इसके एक्सरसाइज वीडियो भी अपलोड हो चुके हैं। बात कॉम्प्लेक्स सेंटेंस की इस समय चल रही है और मैंने कॉम्प्लेक्स सेंटेंस आपको बताया था कि जब प्रिंसिपल क्लास और सबऑर्डिनेट क्लास मिलते हैं तो आपका कॉम्प्लेक्स सेंटेंस मिलता है, और जब कोऑर्डिनेट मिलता है तो आपका कंपाउंड सेंटेंस बनेगा। मैंने आपको बताया था कि कॉम्प्लेक्स सेंटेंस 3 प्रकार से बन सकते हैं। उसमें से पहला क्या था, नाउन क्लास, दूसरा क्या था, एडजेक्टिव क्लास, और तीसरा क्या है, एडवर्ब क्लास। इस वीडियो को मैं शुरू करूं उससे पहले आप लोग चैनल को जरूर से एक बार सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक और शेयर कर दीजिए वीडियो को, ताकि आपके दोस्तों तक भी ये वीडियो पहुंच सके। देखिए, मैंने आपको बताया था कि कई पार्ट में हम एडजेक्टिव क्लास की चर्चा करेंगे, इसमें ढेर सारे कंजक्शन भी आते हैं। तो 2 पार्ट इसका मैंने अपलोड करा है, जिसमें आपको मैंने हु का प्रयोग पढ़ाया है, मैंने आपको हुज का प्रयोग पढ़ाया है, मैंने आपको हुम का प्रयोग पढ़ाया है। ये पहले वीडियो की बात थी। दूसरे वीडियो में मैंने आपको व्हिच का प्रयोग सिखाया, मैंने आपको एज का प्रयोग सिखाया और मैंने आपको दैट का प्रयोग सिखाया। आज के इस वीडियो में हम बात किसके बारे में करने वाले हैं, हम व्हेन के बारे में बात करेंगे। व्हेयर का प्रयोग कहाँ करते हैं उसके बारे में बात होगी। व्हाई का प्रयोग कहाँ होता है और हाउ का प्रयोग कहाँ होता है, क्योंकि ये आपके 4 कंजक्शन बचे हुए हैं, तो इनके बारे में चर्चा करते हैं। वीडियो आपको कैसा लग रहा है कमेंट में जरूर बताइएगा। देखिए, सबसे पहले आज व्हेन की चर्चा होगी कि व्हेन का प्रयोग करते कब है। ध्यान से सुनिएगा, बातों को सुनते हुए चलिएगा तो क्लियर होता जाएगा। देखिए, व्हेन मीन्स होता है, बताओ व्हेन मीन्स होता है कब। अब देखिए, कब और जब भी कभी कभी अर्थ निकलता है, तो यहाँ पर हमको देखना है कि व्हेन का प्रयोग करते कब है। देखिए, व्हेन का प्रयोग समय के लिए किया जाता है। आप नोट्स बनाइए तो उसमें लिखिए व्हेन का प्रयोग, हेडिंग डालिए, फिर लिखिए व्हेन का प्रयोग समय बताने के लिए किया जाता है। यानी कि व्हेन आप तभी लगाएं किसी भी सेंटेंस में जब समय का डिस्कस करना होगा, जब समय की कोई डिस्कशन होगी तब आपको व्हेन लगाना है। बट कुछ ऐसे स्टूडेंट भी जिनको प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाती है कि अर्थ नहीं निकाल पाते हैं, तो एक ऐसी ट्रिक मैं लेके आया हुआ हूं कि अगर आपको किसी भी सेंटेंस का अर्थ नहीं आता है, आप ओनली सेंटेंस की इंग्लिश देख के समझ सकते हो कि इसमें कौन सा रूल फॉलो होगा। वो कैसे, देखिए, एक शब्द है पूर्ववर्ती इंसिडेंट। ये मैंने पहले वीडियो से ही आपको समझाते हुए आ रहा हूं कि पूर्ववर्ती का बहुत बड़ा महत्व है। हम किसी भी कंजक्शन को पढ़ेंगे तो उसमें सबसे ज्यादा महत्व किसका आ रहा है, पूर्ववर्ती का। पूर्ववर्ती का कि जो चीजें हम पढ़ रहे हैं उसका प्रयोग समय के लिए तो करते हैं, लेकिन इसका पूर्ववर्ती क्या होगा। तो भैया, जैसे कि आपने पढ़ा था कि हु का प्रयोग व्यक्तियों के लिए करते हैं, याद है पहले वीडियो में, तो हु का पूर्ववर्ती कोई व्यक्ति होता था। व्हिच का प्रयोग वस्तुओं के लिए करते हैं, तो व्हिच का पूर्ववर्ती कोई वस्तु होती थी। सेम प्रोसेस यहाँ पर भी फॉलो किया जाएगा कि व्हेन का प्रयोग समय के लिए करते हैं, अर्थात इसका पूर्ववर्ती क्या होगा, कोई समय होगा। तो समय से तात्पर्य ये आप लोगों ने पढ़ा होगा, कहीं टाइम आ गया तो हम जान जाएंगे कि व्हेन लगाएंगे। यानी कि अगर आपको 2 सेंटेंस दिया गया है, देखिए जो ट्रिक होती है वो 99% आपको सही मिलेगी, कहीं ना कहीं 1% इधर उधर हो सकती है, क्योंकि ट्रिक 100% कभी सही नहीं होती है। जो आपके बेस होते हैं, जो आपके रूल होते हैं, वो जरूर सही होते हैं, 100% सही होते हैं। देखिए, तो इसका मतलब क्या है कि अगर आप 2 सेंटेंस आपको दिए गए हों और आप उन दोनों सेंटेंस में किसी भी सेंटेंस में टाइम वर्ड देख लेते हो, तो उसमें ये तो क्लियर हो गया कि इसको कॉम्प्लेक्स बनाना है एडजेक्टिव से, तो इसमें क्या लगना है, व्हेन लगा देना है। लेकिन इस टाइम के अलावा भी कुछ ऐसे शब्द होते हैं कि वो जब किसी वाक्य में आते हैं तब भी व्हेन लगता है। लेकिन स्टूडेंट्स क्या करते हैं, टाइम तो देख लेते हैं कि टाइम शब्द लिखा, व्हेन लगा दें, और इसके अलावा जब कोई चीज आ जाता है तो वहां पर वो थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाते हैं। लेकिन आपको कंफ्यूज बिल्कुल भी नहीं होना है। यहाँ पर एक शब्द है टाइम, ये तो आपको क्लियर है। डे माने क्या होता है बच्चों, डे माने दिन, नाइट मतलब रात। भाई, दिन और रात ये भी तो समय के भाग हैं, तो क्या अगर टाइम आएगा तो आप व्हेन लगा दोगे, लेकिन क्या अगर डे आ गया और नाइट आ गया तो आप व्हेन नहीं लगाओगे, आपको व्हेन लगाना ही पड़ेगा, क्योंकि दिस इज द पार्ट ऑफ टाइम। अगर यहाँ पर मंथ आ गया, महीना, ईयर आ गया, वर्ष, मिनट आ गया, सेकंड आ गया, आवर आ गया, तो ये सारी चीजें किसके भाग होते हैं, ये सारी चीजें समय के भाग होते हैं। दैट मीन्स कि अगर किसी भी सेंटेंस में आपको टाइम दिखा मिल जाए, डे लिखा मिल जाए, नाइट मिल जाए, ईयर मिल जाए, मिनट मिल जाए, सेकंड मिल जाए, या फिर आपको आवर मिल जाए, तो आप इन चीजों को देख के आसानी से समझ सकते हो कि यहाँ पर जो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बन रहा है वो व्हेन लगा के बनेगा। पहली चीज।
दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है, दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है, वो ये है कि इस बात का ख्याल जरूर रखना है कि जब आप व्हेन लगाएंगे तो व्हेन का प्रयोग इन सभी शब्दों के जस्ट बाद करेंगे, याद रखिएगा, क्योंकि इसका पूर्ववर्ती यानी कि व्हेन का पूर्ववर्ती कोई समय होगा तो यानी कि जहां ये सब शब्द लिखे होंगे इसके तुरंत बाद लगाएंगे। तो इस वीडियो में मैं आपको कुछ ऐसा एग्जाम्पल लेके आया हूं, क्योंकि पिछले वीडियो में आप क्या देखते थे, पहला वाक्य आपको दिया है, आपने बीचों बीच में लगा दिया, बट कभी कभी वाक्य को उलट के दे देता है, पलट के देता है, जैसे कि आपको फंसाने के लिए, आपको फंसना नहीं, आपको निकलना है उससे, कि जैसे कि यहाँ सेंटेंस देखिए, माई ब्रदर विल कम फ्रॉम दिल्ली, मेरा भाई दिल्ली से आएगा। ओके, आई डू नॉट नो द टाइम, मैं समय नहीं जानता। तो इसमें कई चीजें होने वाली हैं। पहली चीज तो ये होने वाली है कि आप देखिए ये जो सेंटेंस है आई डू नॉट नो द टाइम, वो लास्ट में दिया है और मैंने आपको पढ़ा जहां टाइम आएगा उसके तुरंत बाद व्हेन लगा देंगे। तो कई स्टूडेंट यहाँ पर व्हेन लगा देते हैं लास्ट में। भैया अगर आप यहाँ पर व्हेन लगा दोगे तो बताओ क्या इसके बाद खाली स्थान छोड़ दोगे? ऐसा नहीं होता है। यहाँ पर ये रूल तो आपका सही है कि व्हेन का पूर्ववर्ती कोई समय होगा, बिल्कुल टाइम है, लेकिन ये सेंटेंस आपका रॉन्ग हो गया। अच्छा, कई बच्चे यहाँ पर दैट लगा देते हैं, बताइए क्यों? कहते हैं सर आपने नाउन क्लास में पढ़ाया था कि जब नो आता है तो दैट लगता है। तो ये भी तो देखो कि वाक्य किस टाइप का है, यहाँ पर नो के बाद टाइम भी आया है, तो आपको सारी चीजें लेके चलनी है। तो मेरा कहने का मतलब ये था कि जो चाहे पिछला वीडियो हुआ चाहे ये वीडियो हुआ, ये सारे शब्द आएंगे तो व्हेन तो लगेगा, लेकिन अगर जो सारे शब्द आए हैं ये लास्ट वाले सेंटेंस में आएंगे ना, तो उस लास्ट वाले सेंटेंस को आपको पहले लिखना पड़ेगा, ये आपकी कंडीशन है, नहीं तो सेंटेंस आपका रॉन्ग हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर क्या हुआ, ये बाद में आया हुआ है, तो आपको ये वाला सेंटेंस पहले लिखना है। तो इसको लिख दीजिए कि आई डू नॉट नो द टाइम, इतना हुआ, आई डू नॉट नो द टाइम। अब आप लगा दीजिए यहाँ पर व्हेन, लगा दीजिए आई डू नॉट नो द टाइम व्हेन माई ब्रदर बिल कम। अब देखिए व्हेन के बाद सब्जेक्ट आ गया और व्हेन के पहले समय आ गया। तो मेरा कहने का तात्पर्य सिर्फ इतना था कि कभी भी अगर आप ऐसा सेंटेंस देखो तो उसमें घबराने की जरूरत नहीं है कि सर लास्ट में दिया अब क्या करें, अब तक तो बीच में आप पहले आता था। तो कुछ नहीं करना है, आपको सेंटेंस को पहले ले जाके लिखना है, तब आपको कंजक्शन ऐड करना है और तब दूसरे सेंटेंस को जो कहते हो लिखना है। ओके, क्लियर हुआ? अभी और एग्जांपल मैं करवाऊंगा, तब तक आप लोग देख लीजिए। और भी 3 प्रयोग होते हैं। तो ये होगा कि व्हेन का प्रयोग समय के लिए करते हैं, इसका पूर्ववर्ती टाइम तो होता ही, टाइम के साथ साथ डे भी होता है, नाइट भी होता है, मंथ, ईयर, मिनट, सेकंड, आवर, ये सारे चीजें भी हो सकती हैं। तो केवल ये मत कहिएगा कि टाइम आ गया तो झट से व्हेन लगा दो, डे नाइट कहीं आ गया, मंथ मिनट सेकंड आवर आ गया, तब भी आप व्हेन का ही प्रयोग करेंगे, बशर्ते एक कंडीशन है। कंडीशन ये है कि जिस सेंटेंस में आया होगा उसको पहले लिखेंगे, तब व्हेन लगाएंगे, तब दूसरे सेंटेंस को लिखेंगे। गॉट इट? चलिए आगे बढ़ते हैं। व्हेयर का प्रयोग, व्हेयर माने आप सब लोग जानते हो कहाँ, व्हेयर मीन्स कहाँ, व्हेयर आर यू गोइंग, आप कहाँ जा रहे हो। देखिए व्हेयर का प्रयोग, अगर आप कोई आपसे प्रश्न पूछता कि आप कहाँ जा रहे हो, तो आप समय ना, भाई क्या बता रहा, समय बता रहा, समय ये बताता है व्हेन। ये देखिए आप लोग कंफ्यूज हो गए, बिल्कुल कंफ्यूज मत होइए, ये व्हेयर समय नहीं बताता है, व्हेयर स्थान बताता है। कोई आपसे पूछता है आप कब आ रहे हो, ध्यान दीजिए, आप कब आ रहे हो, व्हेन, तो आपसे क्या कह रहा है, आपसे समय पूछ रहा है, भाई आप समय बताओ कब आ रहे हो, लेकिन पूछा आप कहाँ जा रहे हो, तो आपसे वो स्थान पूछ रहा है कि आप कहाँ जा रहे हो। तो व्हेयर का प्रयोग लिखिए सब लोग, व्हेयर का प्रयोग स्थान प्रकट करता है, यानी कि व्हेयर का प्रयोग स्थान बताने के लिए किया जाता है। इतने क्लियर हुआ कि व्हेयर का प्रयोग स्थान बताने के लिए किया जाता है। अब व्हेयर का प्रयोग भी तो कोई पूर्ववर्ती होगा, तो आप भाई प्लेस माने स्थान, प्लेस माने स्थान, तो अगर किसी वाक्य में प्लेस शब्द आएगा तो आप व्हेयर लगाएंगे। लेकिन केवल प्लेस से ही काम चलने वाला नहीं है, और भी वर्ड है। अगर आप केवल इतना पढ़ते हो कि प्लेस के लिए आप व्हेयर लगाओगे तो कभी कभी कुछ वाक्य कॉम्प्लिकेटेड तो नहीं रहता है, लेकिन उसमें कहते हैं विद्यार्थी को फंसाने के लिए, कि विद्यार्थी को इसमें उलझाने के लिए ऐसे वर्ड दे दिए जाते हैं। जैसे कहीं विलेज आ गया, विलेज माने गाँव, टाउन आ गया, सिटी आ गया, कंट्री आ गया। तो भाई चाहे विलेज कहा जाए, चाहे टाउन, चाहे सिटी, या फिर हम कहें कंट्री, ये सारे वर्ड भी तो स्थान बताते हैं। भाई प्लेस माने तो चलो ये तो स्पेशली हो गया स्थान बताने के लिए, लेकिन जो ये सारे शब्द हैं विलेज, टाउन, सिटी, कंट्री, ये भी तो स्थान बताते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि अगर इनमें से, जैसे कि यहाँ पर केवल टाइम से काम, बच्चे केवल टाइम पढ़ लेते हैं, तो इन चीज़ों को भी पढ़ना जरूरी है। ये चीज़ें आ जाती हैं तो आप ढूंढने लगते हैं इस सर ने जिसको बताया ही नहीं था। तो केवल प्लेस से नहीं काम चलने वाला है, आप इन शब्दों को भी अच्छे से भाई हट कर लीजिए कि अगर ये वर्ड भी आएंगे तब भी आपको व्हेयर लगाना है। और यहाँ पर सेंटेंस लिखा हुआ है कि दिस इज द प्लेस, या वही
स्थान है आई वॉज बॉर्न हियर, मैं यहाँ पैदा हुआ था। ठीक, ये वही स्थान है, मैं यहाँ पैदा हुआ था। तो बताइए स्थान का जिक्र हो रहा है कि नहीं हो रहा है? बिल्कुल हो रहा है। और स्थान के जिक्र के लिए हमने क्या पढ़ा है? कौन सा कंजक्शन एडजेक्टिव क्लॉज में वेयर का प्रयोग करते हैं। अब आपको वेयर एडजस्ट करना है। तो याद देखिए जो पहला सेंटेंस है दिस इज द प्लेस, यहाँ पर एक शब्द आया है प्लेस, यहाँ पर विलेज भी तो आ सकता था भाई, दिस इज द विलेज, ये वही गाँव है। यहाँ पर दिस इज द कंट्री भी तो आ सकता है कि ये वही देश है, और यहाँ पर दिस इज द टाउन भी आ सकता है। तो कहने का मतलब मेरा ये है कि आपको केवल रटना नहीं है, रटेंगे तो भूलेंगे, निश्चित सी बात है, फंसेंगे भी वाक्यों में। आपको रटना नहीं, आपको समझना है। यहाँ पर केवल वेयर से काम नहीं चलने वाला है, वेयर के साथ साथ ये सारी चीजें, जैसे कि प्लेस से ही नहीं काम चलेगा, प्लेस आएगा तो आप तो वेयर लगाओगे, निश्चित सी बात है, लेकिन कंट्री विलेज ये भी आ जाए तो भी आपको वेयर का ही प्रयोग करना है। ओके, चलिए बनाते हैं वाक्य को। तो वाक्य कॉम्प्लेक्स सेंटेंस कैसे बनने वाला है, ये आपका बनेगा कि दिस इज द प्लेस, दिस इज द प्लेस। अब आप लगा दीजिए वेयर, दिस इज द प्लेस वेयर आई वॉज बॉर्न। अब हियर लगाने की कोई जरूरत नहीं, यह वही स्थान है जहां मैं पैदा हुआ था। ठीक, तो ये आपका बन गया कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। कुछ भी आ सकता है कि दिस इज द विलेज आई लिव्ड हियर, ऐसे भी कर सकते हैं कि दिस इज द विलेज आई लिव्ड हियर, ये वही गांव है जहां मैं रहता था। तो बना देंगे आप दिस इज द विलेज वेयर आई लिव। ओके, क्लियर हुआ। चलिए अगला तो बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत ही आसान है, बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही आसान। ये व्हाई का प्रयोग, आपने व्हाई जरूर सुना होगा, बहुत सारा आपने यूज भी किया होगा। भाई व्हाई क्यों, व्हाई आर यू सैड, आप दुखी क्यों हो, व्हाई आर यू मेकिंग ए नॉइज, शोर क्यों मचा रहे हो आप। तो ऐसे सेंटेंस कैसे बनाने हैं ये समझते हैं। देखिए व्हाई बहुत सिंपल है, अच्छा वाक्य है, नियम बहुत ही इसका आसान है। देखिए व्हाई का प्रयोग कारण प्रकट करने के लिए किया जाता है। आप किसी से पूछते हो तुम क्यों हंस रहे हो, तुम क्यों रो रहे हो, वह क्यों स्कूल नहीं आ रहा है, तो इसके पीछे आपका जो प्रश्न है पूछना, इसका उद्देश्य जानते हो क्या है? कारण जानना है। यानी कि व्हाई का प्रयोग हम लोग किसके लिए करते हैं? व्हाई का प्रयोग करते हैं कारण जानने के लिए। ठीक, अब कारण जानने के लिए हम लोग शब्द किसका यूज करते हैं? इसका पूर्ववर्ती क्या होता है? रीजन, रीजन मतलब कारण, और एक शब्द होता है काज, काज मीन्स कारण। देखिए एक बात मैं आपको और क्लियर कर दूं, जो मैं लिखता हूं पूर्ववर्ती, तो देखिए 99% आपको ये सारे वर्ड मिलेंगे, लेकिन कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि आपको ना तो रीजन मिले, ना तो काज मिले, ना तो प्लेस मिले, तो आप वहां कैसे लगाओगे? तो वहां थोड़ा सा मामला कॉम्प्लिकेटेड होता है, क्योंकि अगर आपको ये वर्ड दिए हैं तो आपको ट्रांसलेट नहीं भी आता है, आप हिंदी अर्थ नहीं निकाल भी पाते हो, तो आप आसानी से लगा दोगे कि सर ने पढ़ाया था कि सेकंड आएगा, मिनट आएगा, टाइम आएगा तो हेन लगा देंगे, सर ने पढ़ाया था विलेज आएगा तो क्या लगा देंगे? हेयर लगा देंगे। बट अगर ये सारे वर्ड न दिए हो तो वहां पर आपको भैया अर्थ से ही काम चलने वाला है। परंतु लेकिन घबराने की कोई बात नहीं है, क्योंकि आपको ये सारे वर्ड मिलने तय हैं। भाई बहुत खराब आपकी किस्मत होगी तो शायद न मिले, नहीं तो ये सारे वर्ड एग्जाम में दे रहते हैं। देखिए दिस इज द रीजन, ये वही कारण है, सी फेल्ड, वहां सफल हो गई। अब यहाँ पर देखिए साफ साफ लिखा हुआ है रीजन, कुछ नहीं करना है आपको, अर्थ से मतलब ही नहीं। दिस इज द रीजन, अर्थ नहीं आ रहा ना आने दो, सी फेल्ड, नो टेंशन, अर्थ नहीं आ रहा। आपको शब्द तो याद है ना, रीजन शब्द याद है, आपको काज शब्द याद है कि सर ने पढ़ाया था कि जब रीजन और काज शब्द आएंगे तो वाक्य को व्हाई से क्या करेंगे? जोड़ देंगे। तो यहाँ पर बना दीजिए कैसे सेंटेंस आपका बनेगा, कैसे कॉम्प्लेक्स बनेगा। इसका बन जाएगा दिस इज द रीजन, दिस इज द रीजन, यहाँ पर व्हाई लगाएंगे और फिर लिखेंगे दिस इज द रीजन व्हाई सी फेल्ड। बन गया आपका सेंटेंस, दिस इज द रीजन व्हाई सी फेल्ड, दिस इज द, यही कारण है कि ठीक। तो यहाँ पर आपको कुछ नहीं करना था, आपको व्हाई ऐड कर देना था। और देखिए यहाँ पर सब्जेक्ट हट भी नहीं रहा, जो आज का रूल चल रहा है कि इस कंजक्शन के बाद आपको सब्जेक्ट लिखना है, यहाँ पर भी आपको लिखना है। ठीक, यहाँ पर भी आपको लिखना है। तो इसका प्रयोग आपको केवल वर्ड देख के समझ जाना है कि रीजन आया है तो व्हाई लगाएंगे, काज आया है तो व्हाई लगाएंगे। ठीक, अब लास्ट आपका क्या है प्रयोग, इसको देखते हैं। हाउ का प्रयोग, हाउ मतलब क्या होता है? कैसे। देखिए लोग कहते हैं कैसे आपने ये काम किया, कैसे आपने वो काम किया, तो ये हाउ जो शब्द है वो क्या प्रकट करता है? देखिए जो हाउ शब्द है वो कार्य विधि प्रकट करता है, आपके कार्य करने के तरीकों को प्रकट करता है। अब इसका जो पूर्ववर्ती होता है, एक बहुत बड़ा मैटर जो है पूर्ववर्ती का सामने निकल के आ रहा है। बार बार आपने शब्द सुना होगा इंसिडेंट, पूर्ववर्ती। अच्छा आपने मैथ पढ़ी होगी ना बचपन में, तो उसमें आपने पूर्ववर्ती और अनुवर्ती सुना होगा। अनुवर्ती आगे, पूर्ववर्ती पहले, याद है ना? जैसे कि 10 का अनुवर्ती बताओ, 10 का पूर्ववर्ती बताओ। उत्तरवर्ती भी इसमें आपने सुना होगा, अगर आपने सुना है तो कमेंट करके बताइएगा जरूर कि आपने सुना है, किस क्लास में आपने पढ़ा था, ये भी बताइएगा। देखिए हाउ का प्रयोग क्या है? कार्य विधि को प्रकट करता है।
अब हाउ का प्रयोग आप करने तो जा रहे हो तो ये भी तो जान लो कि कौन कौन से कीवर्ड होते हैं। ये सारे कीवर्ड होते हैं, इनको कीवर्ड बोल सकते हो आप, ठीक। अब वो चाबी नहीं कि मतलब चाबी मत बोल देना कि कीवर्ड मतलब चाबी, ये मतलब इंपॉर्टेंट वर्ड, ठीक। देखिए एक शब्द है मैनर। मैनर मतलब क्या होता है? तरीका। मेथड मतलब तरीका, बे माने रास्ता। तो ये कुछ ऐसे शब्द होते हैं कि जब ये किसी सेंटेंस में दस्तक देना तो आप जान जाओ कि अब यहाँ पर हाउ से ही काम चलने वाला है, अगर आप कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बना रहे हो तो, ठीक। तो सेंटेंस आपको बनाना है, आपने देखा यहाँ पर कि मेथड शब्द आया है, कॉम्प्लेक्स आपको बनाना है, टेल मी द मेथड यू सॉल्व द क्वेश्चन। आपको कॉम्प्लेक्स बनाना है, बना दीजिए। यहाँ पर क्या हो जाएगा कि टेल मी द मेथड, ठीक, टेल मी द मेथड, हाउ लगा दीजिए, उसके बाद सेंटेंस आप बना दीजिए कि हाउ यू सॉल्व द क्वेश्चन, टेल मी द मेथड हाउ यू सॉल्व द क्वेश्चन। आपका सेंटेंस यहाँ पर बन के रेडी हो गया। तो आज हमने क्या पढ़ा? हमने व्हेन का प्रयोग पढ़ा कि व्हेन का प्रयोग किस लिए करते हैं? समय बताने के लिए करते हैं। हमने पढ़ा कि व्हेयर का प्रयोग कब करते हैं? व्हेयर का प्रयोग स्थान बताने के लिए करते हैं। हमने क्या पढ़ा कि व्हाई का प्रयोग कब करते हैं? कारण बताने के लिए। और हाउ का प्रयोग कब करते हैं? कार्य विधि बताने के लिए करते हैं। आइए इससे रिलेटेड कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं, उसके बाद फिर आपको ढेर सारा एग्जाम्पल का वीडियो तो मिलेगा ही, लेकिन इसके साथ साथ तुरंत हमने नियम पढ़ा है तो एक इसका 2-4 एग्जाम्पल देख लेते हैं तो आपके लिए थोड़ा सा आसान। देखिए यहाँ पर जो एग्जाम्पल्स हैं वो किस पे बेस्ड है? व्हेन, व्हेयर, व्हाई और हाउ पर, ठीक। और आप ये बिल्कुल भी मत समझिए कि सर ने 4 ही एग्जाम्पल करवाए हैं। मैं 4-5 एग्जाम्पल तो रूल के साथ करवा रहा हूँ, उसके बाद आपको एक्सरसाइज का वीडियो भैया पूरे नाम के साथ पूरे 15 या 20 जो है आपको सेंटेंस मिलते हैं, ढेर सारे सेंटेंस मिलते हैं और इससे भी ज़्यादा मिलते रहेंगे। तो अगर आप इस वीडियो पे विजिट करते हो, आप इसको देखते हो और आप यहाँ पर एग्जाम्पल कम पाते हो तो घबराने की बात नहीं, डिस्क्रिप्शन में लिंक आपको मैं दिए दे रहता हूँ और वहाँ पर जा करके आप जो है इसको चेक कर सकते हो। इससे ढेर सारे एग्जाम्पल वहाँ पर आपको मिल जाएंगे। यहाँ तो केवल समझने के 2-4 एग्जाम्पल रहते हैं, क्योंकि अगर वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा तो प्रॉब्लम्स आपके लिए ही क्रिएट हो जाएंगी। चलिए सेंटेंस देखते हैं कि दिस इज द टाउन पेटी नेहरू, पंडित जवाहरलाल नेहरू वाज बोर्न हियर। यह वही टाउन है, शहर है, पंडित नेहरू यहाँ पैदा हुए थे। अर्थ नहीं आ रहा ना, कोई बात नहीं। यहाँ पर देखिए एक शब्द आया है टाउन, और सर ने पढ़ाया था कि टाउन आ जाए, सिटी आ जाए, ठीक है, प्लेस आ जाए, कंट्री आ जाए तो क्या लगाते हैं? व्हेयर लगाते हैं। यानी कि जहां ये शब्द होंगे उसके जस्ट बाद आपको व्हेयर लगाना है, क्योंकि जो पूर्ववर्ती वाला मैटर है, क्योंकि व्हेयर का पूर्ववर्ती ये सारे वर्ड होते हैं तो आपको व्हेयर कहाँ लगाना है? यहाँ पर लगाना, बीचों बीच में। तो जब आप इसका कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाएंगे तो कैसे बनेगा? इसका कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनेगा कि दिस इज द टाउन, दिस इज द टाउन, उसके बाद क्या ऐड करेंगे? यहाँ पर लगा देंगे व्हेयर और फिर क्या हो जाएगा? पीटी नेहरू। आगे वाक्य हो जाएगा, आगे आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है। और देखिए हियर लगाने का कोई मतलब नहीं होता है। जब आपने एक बार व्हेयर लगा दिया तो भाई हियर किस लिए लगा हुआ है? उसी टाउन के लिए कि दिस इज द टाउन पंडित नेहरू वाज बोर्न हियर, यानी कि उसी टाउन में। तो आपने एक बार व्हेयर लगा दिया तो आपको टाउन लगाने की आवश्यकता, सॉरी आपको यहाँ पर हियर लगाने की आवश्यकता नहीं है। देखिए व्हेयर के पहले क्या आया है? टाउन आया है। इसका पूर्ववर्ती कोई प्लेस होगा, यहाँ प्लेस भी आ सकता था, विलेज भी आ सकता था, कंट्री भी आ सकता था। तो ये कीवर्ड होते हैं जिन कीवर्ड को देख करके आप आसानी से वाक्यों को समझ सकते हो और इसका कंपाउंड, कॉम्प्लेक्स, सिंपल बना सकते हो। अगला सेंटेंस देखिए कि he did not come to school, he did not come to school today, वह आज स्कूल नहीं आया। do you know the reason, क्या आप कारण जानते हो? देखिए आपके चेहरे पे हंसी बता रही कि आपको समझ में आ रहा है। यहाँ पर देखिए शब्द आया है रीजन। अब मैंने आपको अभी भी लिखाया कि रीजन और काज, रीजन और काज दो ऐसे वर्ड हैं कि जब ये किसी वाक्य में आते हैं तो बस आप तो खुशी हो जाते हैं, क्योंकि अब तो आ ही रहा है भाई। अब आप जान ही रहे हो कि यहाँ पर लगना क्या है? वाई लगना है। अच्छा प्रॉब्लम यहाँ पर सिर्फ एक होगी, मैं आपको बता दूं कि देखिए रीजन यहाँ लास्ट वाले सेंटेंस में आया हुआ है, तो आप यहाँ वाई लगाओगे तो गलत हो जाएगा। तो आपको करना क्या? मैंने बताया था कि जो कीवर्ड होते हैं अगर वो लास्ट वाले सेंटेंस में आते हैं तो उस लास्ट वाले सेंटेंस को आपको पहले लेके आना है। तो पहले इसको लेके आइए, तो लिखिए कि डू यू नो द रीजन। अब आप ऐड कर दीजिए वाई को, तो डू यू नो द रीजन वाई। अब आप बना दीजिए वाई ही डिड नॉट कम टू स्कूल टुडे। कोई दिक्कत नहीं, यानी कि आपको मतलब इससे था कि रीजन शब्द वाई के पहले आना चाहिए, आ गया। तो सेंटेंस अगर बाद में लिखा होता है कीवर्ड वाला तो आप उस कीवर्ड वाले सेंटेंस को पहले लिखते हो और उसके बाद यूज करते हो WH और उसके बाद अगला सेंटेंस लिख देते हो। तो डू यू नो द रीजन, अगर इस सेंटेंस पहले ही लिखा होता है कि डू यू नो द रीजन तो कोई प्रॉब्लम नहीं होती, आप बीच में वाई लगा देते। लेकिन अगर ऐसे लास्ट में दिया तो आपको इसको पहले लिखना ही पड़ेगा। गॉट इट बच्चों? चलिए बढ़ते हैं आगे।
दिस इज द टाइम, दिस इज द टाइम, दिस इज द टाइम ही शुड बी हियर। कोई दिक्कत नहीं है, आप बिल्कुल बिल्कुल आसानी से आपको आ रहा है। देखिए यही होता है रूल पढ़ने का फायदा। अगर आप मेहनत से पढ़ते हो तो बस बताने की जरूरत मुझे नहीं है। आपने टाइम सब देखा, सर टाइम आया है तो व्हेन लगेगा, तो बनाओ भाई, तो क्या हो जाएगा, दिस इज द टाइम, दिस इज द टाइम, आप व्हेन लगा दीजिए, व्हेन ही शुड बी हियर। देखिए व्हेन के पहले टाइम आ गया, समय बता रहा है। अब आज के लास्ट सेंटेंस की बात करेंगे इस वीडियो के, दिस इज द वे, यह वही रास्ता है, आई हैव डन माई वर्क, मैंने अपना काम कर लिया है। कोई दिक्कत नहीं, आपने एक शब्द देखा है बे, बे शब्द आ जाए, मैनर आ जाए, मेथड आ जाए, ये सब कार्य विधि को प्रकट करते हैं। भाई ये वही रास्ता है, मैंने अपना काम कर लिया है, मतलब कैसे मैंने अपना काम किया, काम को करने की कार्य विधि क्या थी, ठीक ये बता रहा है यहाँ पर। ये जो बे शब्द आया है इसको इंडिकेट कर रहा है, तो इसको इंडिकेट कर रहा है तो हमको यूज क्या करना है, हमको हाउ यूज करना है, और सेंटेंस भी पहले लिखा हुआ है तो नो प्रॉब्लम, यहाँ पर आसानी से बन जाएगा। कैसे होगा कि दिस इज द वे, ठीक, दिस इज द वे हाउ आई हैव डन माई वर्क। देखिए हाउ लगा है, हाउ के पहले क्या आया है, कोई बे, मेथड, ठीक, मैनर यानी कि कार्य विधि वाला वर्ड आएगा। और इसके बाद देखिए जो आज मैंने आपको रूल पढ़ाया है, इन सब के बाद सब्जेक्ट आपको मिल रहा है, केवल और केवल सब्जेक्ट मिल रहा है। इसलिए मैंने नहीं लिखा है कि इसके बाद सब्जेक्ट भी आ सकता है, वर्ब भी आ सकता है, क्योंकि इन सब के बाद आपको सब्जेक्ट ही सब्जेक्ट मिला। देख लीजिए यहाँ पर भी सब्जेक्ट आपको मिला, ठीक, यहाँ पर भी आपको सब्जेक्ट ही मिला, यहाँ पर भी आपको सब्जेक्ट मिला, यहाँ पर भी सब्जेक्ट मिला। पिछले नियम में हमने क्या पढ़ाया था कि इसके बाद सब्जेक्ट और वर्ब वाक्य के सेंस के अनुसार आ सकता है, बट यहाँ पर ऐसा नहीं होता है, यहाँ कुछ भी आ सकता था। तो आज आपका एडजेक्टिव क्लास समाप्त होता है, नाउन क्लास ऑलरेडी समाप्त हो चुका है। अब नेक्स्ट वीडियो में जब हम बात करेंगे, आएंगे आपसे मिलने, तो हम बात करेंगे एडवर्ब क्लास की। वो भी क्लास बड़ा, वो भी आपको पार्ट वाइज पढ़ने हैं, तो वीडियो को जरूर लाइक करिए। अगर अब तक नहीं किया तो एक बार लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बने रहिए हमारे चैनल न्यू हेवन क्लास के बाद। थैंक यू, ऑल ऑफ यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।